Hello. Screen. Down. Hello friends. Today we will talk about study about monetary policy. Before monetary policy, we will see an introduction. That economic growth, कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ दो पॉलिसी पर डिपेंड करती है। कौन कौन से? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की मेनली मतलब दीज आर not only factor, there are other factors also, but these are the prime factors on which economic growth of a country is depend. Fiscal policy is controlled by government, means executive and legislature which make law to control fiscal policy, such that, for example, FRBM Act, ठीक है, the FRBM Act enacted by the legislature to control the fiscal deficit of the government in a phase manner. Then what is monetary policy? Monetary policy क्या है? Monetary policy controlled by central bank. किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। इंडिया में कौन करेगा फिर? आरबीआई। तो आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक और इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ द कंट्री। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में रहती है? सेंट्रल बैंक के। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली दो चीज़ों को वो करती है। एक मनी सप्लाई, मींस रिजर्व बैंक कितनी मनी सप्लाई कर रहा है, बेसिकली इट इज M0, हाई पावर्ड मनी। और इंटरेस्ट रेट के थ्रू रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक मेनली क्या करता है? दो चीज़ों पर फोकस करता है कि उसे मनी सप्लाई पर ध्यान देना है, मीन्स जब इकोनॉमी में, फॉर एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर कोई इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजर रही है तो क्या करेंगे? मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? मीन्स मार्केट में आरबीआई पैसा निकाल देगा। इससे क्या होगा मनी सप्लाई बढ़ने से? कि लोगों के पास पैसा, बैंकों के पास मनी पहुंचेगा। बैंक हैव मोर मनी, सो दे विल गिव लोन एट चीपर इंटरेस्ट रेट। दे विल गिव लोन एट चीपर इंटरेस्ट रेट, मतलब
मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर मार्केट में मनी अगर मार्केट में क्या चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, जिससे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा और लोन क्या होंगे, चीपर रेट पर अवेलेबल होंगे। इसका उल्टा सेम इंटरेस्ट रेट है ना, तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू भी क्या करता है रिजर्व बैंक, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव में क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कि किसको कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई, कि मार्केट में कितनी मनी होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा, एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है, तो मार्केट से वापस निकल लेंगे, और मार्केट में कम पैसा है तो क्या करेगा आरबीआई, मार्केट में पैसा इंडक्ट कर देगा। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के टूल क्या हैं, कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अपने किन किन चीज़ों के थ्रू इनकम जनरेट कर रही है और किन किन चीज़ों में एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का सोल डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है। और जो किसके गाइड होते हैं, पार्लियामेंट लॉ के थ्रू इस गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। ठीक, जिसमें जो किससे मतलब मेनली किससे, गवर्नमेंट की इनकम साइड और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर साइड को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा यूज किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। किसी देश के सेंट्रल बैंक क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी, मतलब मनी की सप्लाई को और क्रेडिट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें होती हैं, सप्लाई ऑफ मनी और दूसरा क्रेडिट को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। क्रेडिट मेनली किससे होता है, इंटरेस्ट रेट से। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट चीपर अवेलेबल होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट रेट क्या होगा, महंगा होगा। ठीक है, मतलब क्रेडिट महंगा हो जाएगा। तो मेनली दो टूल होते हैं, आरबीआई क्या करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसा फिस्कल पॉलिसी में भी देखा था अपन ने, कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल वे में कहाँ तक ले जाना, ग्रोथ की तरफ ले जाना। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ मनी कैसे डिसाइड करता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक की कितनी मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मीन्स आरबीआई क्या करता है, सबसे पहले हाई पावर्ड मनी देखता है कि कितनी मनी है जो डायरेक्टली इंडक्ट है मार्केट में। ठीक है। और कितनी मनी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्रिएट की गई है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से। अब ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, मतलब जैसे कोई पर्सन 100 रुपये बैंक में ले जाके जमा करता है, तो ये 100 रुपये क्या 100 ही रुपये रहेंगे, नहीं, ये मल्टीप्लाई होंगे हर बार। जैसे क्या होगा, बैंक
4 रुपये क्या करेगा, 4 रुपीज़ क्या करेंगे, CRR निकाल के 96 रुपीज़ फिर से इन्वेस्ट करेंगे। कितना, 96 रुपीज़ फिर से इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, फिर अगली बार फिर बैंक आपके पास आएगा तो फिर से 4% निकाल के फिर से 92 रुपीज़ फिर से इन्वेस्ट करेगा ये। ठीक है, बाकी इसमें SLR रहेगा, लेकिन वो भी कैसा होता है, इंटरेस्ट जनरेट करता है वो भी, मतलब वो भी पैसा जनरेट करता है। तो CRR जो कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता जिसमें, उसको हटा देते हैं तो ये क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कितनी मनी हो रही है और डायरेक्टली कितनी मनी है इकोनॉमी में, RBI इसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। डिटरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, अब RBI कैसे पता लगाता है कि मतलब मार्केट को पैसे की ज़रूरत है या मार्केट में एक्सेस पैसा है। ठीक है, तो इसके लिए RBI देखता है कि डिमांड ऑफ मनी कितनी है मार्केट में। ठीक है, अब डिमांड ऑफ मनी RBI देखेगा, अगर मार्केट में मनी की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो RBI क्या करेगा, मीन्स लोग ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, तो RBI मनी इंडक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, लोग परचेस करेंगे, मीन्स डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मनी ऑन प्राइस, सेकेंड फैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होता कि जो RBI ने इस मनी की डिमांड को पूरी करने के लिए, ठीक है, पैसा डाला है, क्या वो इन्फ्लेशन तो नहीं कॉज कर रहा। अब ये इन्फ्लेशन कैसे कॉज करेगा, जैसे मान लो ये डिमांड है मनी की, RBI ने इसको पूरा करने के लिए कुछ पैसा डाला, लोगों ने क्या किया, अब लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने क्या किया, परचेस किया, परचेस की वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी। क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, लेकिन जो प्रोडक्शन साइड है, सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या होगा कि टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, मतलब मनी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कुछ खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन गुड्स की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उन गुड्स का प्राइस राइज हो जाएगा, और वो गुड्स क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लेशन कॉज करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, डिमांड ऑफ मनी, मार्केट में मनी की कितनी डिमांड है, मतलब लोग कितना बैंकों के पास आ रहे हैं पैसा लेने के लिए, और दूसरा जो RBI पैसा इंडक्ट करेगा, ठीक है, क्या वो इन्फ्लेशन तो नहीं कॉज कर रहा। अब मान लो RBI को लगता है, ठीक है, और कुछ स्टडी बता रही हैं कि इन्फ्लेशन जो पैसा RBI ने इंडक्ट किया है, मार्केट में एक्सेस पैसा है, तो RBI क्या करेगा, वो पैसा थ्रू वेरियस टूल्स वापस निकाल लेगा। ठीक है, क्या करेगा, पैसा RBI उस पैसे को मार्केट से वापस निकाल लेगा, किसके थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे टूल्स यूज करके, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी का फिर बैलेंस बन जाएगा, और जो प्राइस राइज हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रेडिट कंट्रोल किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब ये मनी की या क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आगे देखेंगे होता क्या है, जिसमें RBI क्या करता है, मार्केट में सीधा इंटरफेयर करता है। बैंक रेट क्या होता,
CRR क्या होता, SLR क्या होता, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसके अंदर क्या आता है, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट आता है, ठीक है। फिर कुछ क्वालिटेटिव कंट्रोल होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल होते हैं, जिसके थ्रू आरबीआई वेरियस एक्शन से क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पब्लिसिटी का है ना, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, एडजस्टमेंट मार्जिन ऑफ लोन्स, एडजस्टमेंट रेट ऑन कंजम्पशन लोन, मोरल सुसेशन एंड डायरेक्ट एक्शन। मोरल सुसेशन मतलब आरबीआई कुछ ऐसे मोरलिटी स्टेप लेगा जिसमें क्रेडिट का गलत यूज ना हो। सेंट्रल बैंक यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कैसे करते हैं, टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ मनी। मनी के मतलब मनी मार्केट में कैसी रहे, एक ऑप्टिमम लेवल पर रहे, ना ज़्यादा रहे ना कम रहे। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी को एक ऑप्टिमम लेवल पर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इंसेंटिवाइज ग्रोथ, मतलब जो मार्केट में मनी है, क्या है, मनी है, इट शुड नॉट बी टू मच, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इट शुड नॉट बी टू लो, जिससे क्या होगा, ग्रोथ इंपैक्ट होगी, इससे क्या होगा, ग्रोथ इंपैक्ट होगी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ मनी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ मनी बनाने की कोशिश करता है। मतलब मनी एक बैलेंस फॉर्म में क्या हो, बनी रहे, जो किसको ऐड करे, जो ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करे। किसको इंसेंटिवाइज करे, जो क्या लाए मार्केट में, जो मार्केट में क्या लाए, ग्रोथ प्रमोट करे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्टिमम लेवल बना मनी का बना के रखते हैं, ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करते हैं, है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। और ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ, क्या, ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ, मतलब हम हमेशा क्या चाहते हैं, ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा क्या चाहते हैं कि ग्रोथ हमेशा हाई रहे और इन्फ्लेशन हमेशा लो रहे। लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ेगी और धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, हाई है, और इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन भी हाई है, ठीक है, एक वो है। तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, ग्रोथ भी हाई चल रही है, इकोनॉमी अच्छी तरह ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन भी हाई है, तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगा। मतलब आरबीआई मनी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होने की मतलब एक कोशिश रहेगी आरबीआई की। अब दूसरा लेते हैं, ग्रोथ हाई है, इन्फ्लेशन लो है, तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ आरबीआई स्टेटस को बना के रखेगा कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है कि ग्रोथ हाई है और इन्फ्लेशन कैसा है, लो है। तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, स्टेटस को बनाने की ओर रहेगा। अब ग्रोथ लो है और इन्फ्लेशन भी लो है, ठीक है। तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, यहाँ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ आरबीआई अगर मान लो मार्केट में
इंडियन मार्केट की ग्रोथ कैसी है, लो है, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी क्या है, लो है, मतलब इन्फ्लेशन से कोई खतरा नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा, मतलब मार्केट में एकदम से मनी की सप्लाई बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ को भी इम्पीटस मिलेगा और इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे हो सकता बढ़े, लेकिन अभी इन्फ्लेशन क्या है, अंडर कंट्रोल है। अब जो लास्ट सिचुएशन, सबसे खतरनाक सिचुएशन आती है कि ग्रोथ तो लो है लेकिन इन्फ्लेशन क्या है, हाई। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है, सबसे डेंजरस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ा देती है, तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट में पैसा और आएगा और इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ और कम हो जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ एज पर सिचुएशन हमेशा काम करेगा और सिचुएशन को मतलब हर बार मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो इन चार कंडीशन में सबसे खराब कंडीशन क्या होती है, ए वाली, कि ग्रोथ लो है और फिर भी इन्फ्लेशन क्या है, हाई है। तो ना तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग सकता है और ना ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई हो सकता है। अब 2015 के पहले तक, बिफोर 2015, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसे वी विल राइट लाइक दिस, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो किसके सोल कंट्रोल में थी, आरबीआई के, ठीक है। अब जो 2015 के बाद गवर्नमेंट का क्या हुआ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मींस आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसको लेके, कि आरबीआई का जो काम है, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या देखेगी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होगा, टोटल 6 मेंबर होंगे, 3 फ्रॉम आरबीआई, जिसमें एक कौन होगा, आरबीआई का गवर्नर होगा, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होगा वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करेगा, हेड करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और 2 कौन होंगे, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। और 3 लोग कौन होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 पीपल होंगे, जिसमें से 3 पीपल कौन होंगे, आरबीआई से, जिसमें आरबीआई का गवर्नर प्लस 2 डिप्टी गवर्नर होंगे, और 3 कौन होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे। इन 3 में, ठीक है। अब जो गवर्नर होगा आरबीआई का, ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसके पास क्या होगा, कास्टिंग वोट होगा, मतलब इन केस ऑफ ड्रॉ गवर्नर अपने कास्टिंग वोट का यूज करके जैसा वो चाहता है, जिस फेवर में, उस फेवर में डिसीजन ले सकता है। और यहाँ एक कोरम रखा गया कि इसके पहले मीटिंग नहीं होगी, तो कोरम क्या रखा गया, 4, मीन्स ना तो आरबीआई और ना ही गवर्नमेंट यूनिलेटरली कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मेन काम किसके पास आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस कमेटी से क्या बोला गया कि आपको, आपका प्राइमरी जो फोकस रहेगा, क्या रहेगा, प्राइमरी फोकस रहेगा, वो किस पर रहेगा,
इन्फ्लेशन को टारगेट करने पर। किस पर रहेगा? इन्फ्लेशन को टारगेट करने पर। मतलब अब आपको ग्रोथ पर उतना फोकस नहीं करना है, आपको मेन फोकस किस पर करना है? इन्फ्लेशन टारगेट। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ग्रोथ को भी पूरी तरह निग्लेक्ट कर देगा, जैसे अपन ने पहले देखा था कि ग्रोथ को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्राइमरी फोकस किस पर रहेगा? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इसे एक टारगेट दिया गया। क्या टारगेट था ये? 4 ± 2%। मतलब 2 से लेके 4 - 2 टू 6 तक, 2% टू 6% आरबीआई क्या करेगा? इस ब्रैकेट के अंदर 2 से लेके 6% तक मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने की, सॉरी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दोबारा क्लियर कर देते हैं कि आरबीआई जो हो, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होगी वो प्राइमरी फोकस किस पर रखेगी? इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे। ग्रोथ को कंसीडर करेगी, लेकिन प्राइमरी फोकस किस पे होगा? इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर। क्या ब्रैकेट है? 2% टू 6%। ठीक है। 2015 एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था 15 में? गवर्नमेंट एंड आरबीआई के बीच में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था मॉनेटरी पॉलिसी का? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और कहां इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है? विथ इन रेंज। रेंज क्या है जो अभी बताया? 2% टू 6%। अब आरबीआई को ज़्यादा, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या हो गया? ज़्यादा फ्रीडम मिल गई कि उसे सिर्फ क्या करना है? इस विथ इन दिस ब्रैकेट टारगेट रखना है। किसका? इन्फ्लेशन का। ठीक है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या हो गया? को मोर फ्रीडम मिल गई, ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड हो गई कि इफ इन केस आरबीआई फेल्ड टू टारगेट इन्फ्लेशन विथ इन दिस रेंज, इफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फेल टू टारगेट inflation within this range, then the whole responsibility would be on monetary policy committee। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पर। तो फ्रीडम तो मिली वर्क करने की, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड हो गई। ठीक है। और इसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क मीन्स एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टूल्स जो पढ़े थे कि आरबीआई कौन कौन से, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन कौन से टूल यूज करती है जिससे क्या होता है? इन्फ्लेशन टारगेट किया जा सकता है। तो पहला क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हाई पावर्ड मनी है, ठीक है, जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? आरबीआई इसमें क्या करती है? बाई करती है, सेल करती है। किसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करने बैठ जाते हैं? बाय और सेल इन द मार्केट एज पर द नीड ऑफ टाइम। जैसे कब सेल सिक्योरिटी को आरबीआई सेल करेगी? जब मार्केट में क्या होगा? एक्सेस, जब मार्केट में क्या होगा? एक्सेस मनी होगी, तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक को सिक्योरिटी देगी, और बैंक बदले में जो एक्सेस मनी है वो बैंक दे देंगे। तो क्या हो गया इससे? मतलब इम्पैक्ट क्या निकला? एब्जॉर्ब एक्सेस मनी। ठीक है। आरबीआई सिक्योरिटी देगी
और बैंक बदले में मनी देंगे। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन पर ला दिया। दूसरा, परचेस ऑफ सिक्योरिटी। अब आरबीआई को जब इकोनॉमी में कोई मनी इंजेक्ट करना है तो वो क्या करता है, सिक्योरिटी परचेस कर लेता है बैंकों से थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्या करता है, तो अब आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से सिक्योरिटी डिमांड ले लेगा, बैंक ट्रांसफर सिक्योरिटी टू आरबीआई, और आरबीआई बदले में क्या देगा, मनी। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब आरबीआई क्या कर रहा है, मार्केट में मनी को इंजेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, मनी को इंजेक्ट कर रहा है, मतलब एक्सेस मनी ला रहा है। इसलिए इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक क्या है, टूल है, किसको कंट्रोल, हाई पावर्ड मनी, जो मार्केट में एक्सेस मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करता है आरबीआई, बाई करता है, सेल करता है। क्या बाई और सेल करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, कहां, ओपन मार्केट। अब एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, गोल्ड, इवन फॉरेन करेंसी असेट। क्या हो सकता है, फॉरेन करेंसी असेट्स भी हो सकती है, जैसे डॉलर है ना, अमेरिका के कुछ बॉन्ड हुए, कुछ भी हुआ जो फॉरेन करेंसी में है, उन सबको क्या कर सकते हैं, मार्केट में या तो बाई कर सकती है या सेल करेगी। सेल करेगी जब, तो क्या होगा, मनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। जब सिक्योरिटी देगी बैंक को तो मनी उनसे वापस लेगी, तो क्या हो जाएगी, मनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब परचेस करेगा सिक्योरिटी, अब क्या कर रहा है, बैंक से सिक्योरिटी वापस ले रहा है, तो कुछ ना कुछ बैंक को देना पड़ेगा, तो क्या देंगे वो वापस, मनी। तो कौन सी पॉलिसी हो गई है, एक्सपेंशनरी, क्योंकि मैं अब जो मनी है वो किसके पास आ गई, बैंक के पास। तो बैंक के पास अब पैसा ही पैसा होगा, तो वो क्या कर सकेंगे, मतलब लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकेंगे, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकेंगे। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर। अब आते हैं कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट, मींस अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश प्रैक्टिस कि बैंक जो होंगे उन्हें कुछ परसेंट अपना मनी, जितना भी उनके पास डिपॉजिट आया है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो या फिर टाइम डिपॉजिट हो। डिमांड डिपॉजिट मतलब डीडी, जो तुरंत निकाल सकते हैं ऑन डिमांड, और टाइम डिपॉजिट मतलब कि ऐसी मनी, ऐसा पैसा जो कुछ टाइम बाद निकाल पाए। ठीक है, जैसे एफडी, एफडी क्या है, एक टाइम डिपॉजिट। तो बैंक जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट क्या करेंगे बैंक, एज ए CRR रिजर्व करके रखेंगे, एज ए कैश रिजर्व रेशियो। क्या करेंगे, इतना रिजर्व करना है, कितना, 4%। और ये 4% कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, मतलब बैंक जब चाहे, जब भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आए, इसको तुरंत लिक्विडेट करा पाए। ठीक, ये अभी कितना है, 4%। अब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कर मतलब कैश फॉर्म में होता है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट रेट। ठीक है,
तो क्या लिखा, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कॉमर्शियल नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी डेट इट मस्ट कीप कैश रिजर्व विथ आरबीआई। ठीक है, तो मिनिमम परसेंटेज एक कॉमर्शियल बैंकों का अपनी किसका, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स को एनडीटीएल का रखना पड़ता है एज कैश रिजर्व, मींस हाईली लिक्विड फॉर्म, कैश में बिल्कुल, कि जब भी चाहो तब, मतलब जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आए तब आप इस पैसे को यूज कर सको। और कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। ठीक है, तो आरबीआई ये पैसा कब देगी, कि जब बैंक बिल्कुल डूबने लगे, ठीक है, तब आरबीआई इस पैसे को रिलीज करेगी। अब इससे होता क्या है कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है, ठीक है, क्या है कस्टमर का ट्रस्ट, कि आरबीआई के पास कुछ इस बैंक का पैसा रखा है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ये बैंक डूबा तो क्या होगा, आरबीआई इस पैसे से कुछ ना कुछ उनके जो भी परसेंट है वो मिल जाएगा। तो क्या होगा, ट्रस्ट बना रहता है इंस्टीट्यूशन पर। किस पर, इंस्टीट्यूशन पर। अब सीआरआर बहुत हाई होगा अगर, तो बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर मान लो अभी 4% है तो 100 रुपये अगर बैंक के पास आते हैं एनडीटीएल, तो 4 रुपये उसे किसके पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास। अब मान लो आरबीआई ने 5 रुपये कर दिया, तो अब 100 रुपये आते हैं, तो 5 रुपये उसे किसके पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास। ठीक है, तो 1 रुपये कम हो, 1% कम हो गया, तो क्या होगा, मनी कम बचती है किसके पास, बैंकों के पास। कब, जब हायर सीआरआर होंगे। तो अगर सीआरआर हाई है तो कैसी मॉनेटरी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। अब बैंक उतने ज़्यादा क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ जाएंगे। ठीक, अगर सीआरआर लोअर है तो अब बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो कहाँ हो जाएगा, मोर लैंडेबल रिसोर्स। अब बैंकों के पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा, जिसकी वजह से वो कैसा होगा, एक्सपेंशनरी। अब बैंक ज़्यादातर क्या हो दे पाएंगे, क्रेडिट दे पाएंगे, बैंक और ज़्यादा क्रेडिट दे पाएंगे। नेक्स्ट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, ये जो पैसा था ये किसके पास रखना था, आरबीआई के पास। किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल डेट कॉमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट। अब लिक्विड असेट मतलब कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, मतलब ये सिक्योरिटी की अच्छी रेटिंग है, इन सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो विथ देमसेल्फ। सीआरआर किसके पास रखना था, आरबीआई के पास, लेकिन ये पैसा किसके साथ रखेंगे, वो अपने पास, बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट। मतलब कोई भी पैसा वापस क्रेडिट में देने के लिए, आपके पास जो भी डिपॉजिट आया उसको वापस क्रेडिट में देने के पहले आपको 4% सीआरआर अलग करना पड़ेगा और 18% एसएलआर अलग से रखना पड़ेगा। लेकिन एसएलआर का क्या है कि आप इसे गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी में रख सकते हो, कैश में भी रख सकते हो, लेकिन गोल्ड में क्या होगा, इसकी वैल्यू एप्रिसिएट हो सकती है, और अप्रूव्ड सिक्योरिटी में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ बैंकों को फायदा होता है, लेकिन इस जो 4% होता है यहाँ बैंकों को कोई फायदा नहीं होता, ये प्योर कैश फॉर्म में रखनी पड़ती है। ठीक है, अब एसएलआर अगर हाई होगा तो सेम चीज, बैंकों के पास कम पैसा होगा लैंड करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मतलब जो क्रेडिट ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अगर बैंकों के पास, अगर मतलब एसएलआर
कम होगा तो अब बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके पास ज़्यादा फंड होगा और कौन सी पॉलिसी हो जाएगी, एक्सपेंशनरी। अब वो उनके पास क्रेडिट ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो, अभी अपन ने जो सब देखा वो सब किसका देखा, डिपॉजिट्स का। किसका देखा, डिपॉजिट्स का, कि बैंकों के पास अगर 100 रुपये डिपॉजिट्स आ रहे तो 4 रुपये उसे आरबीआई के पास रखने हैं और 18 रुपये किसके पास रखने हैं, एज ए SLR अपने पास रखने हैं। तो कितना होगा टोटल, 22 रुपीज़ से साइड में करना है, वो 78 रुपये ही दे सकता है। बट ये उनका क्या हो गया, डिपॉजिट। आरबीआई जो बैंक होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जो उनका ये 78% पैसा है, मतलब उनका खुद का डिपॉजिट है, क्या है, खुद का डिपॉजिट है, इसी में से वो क्या करें, क्रेडिट दें। अगर किसी को क्रेडिट बांटना है तो किस में से दें, इसमें से। क्यों, क्योंकि ये बैंकों को चीप रेट पर अवेलेबल होता है ना। बेसिकली जो वो होते हैं सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें कितना होता है, 5-6% ही मिल पाता है ना। तो बहुत ही चीप और बहुत ही ईजिली क्या होता है, बैंकों के पास ये पैसा अवेलेबल होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर पैसा वो कहाँ से दें, इस डिपॉजिट मनी से दें, जितने भी नेट डिपॉजिट बचा है उसी से दें। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी, कि अब बैंकों के पास जो इस 78 रुपये थे एक खत्म हो गए, अब नहीं बचा पैसा, ठीक है। तो बैंक क्या करेंगे, अब बैंक को तो लैंडिंग एक्टिविटी करनी नहीं, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बैंक क्या करेंगे, किसके पास पहुंचेंगे, माई बाप, कौन, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई से कहेंगे सर पैसे चाहिए। क्यों चाहिए, आरबीआई पूछेगा कि हमें क्या करना है, लैंडिंग करना है। आरबीआई कहेगा तुम्हारे डिपॉजिट कहाँ गए, तो वो कहेंगे वो तो खत्म, मतलब हमने लैंडिंग एक्टिविटी इतनी ज़्यादा की कि वो भी हो गए, वो आपसे भी चाहिए। तो आरबीआई कहेगा हम लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं देंगे, हम पैसा कैसा देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए देंगे। तो आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए ही इनकी क्या करेगा, लिक्विडिटी को मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी को फुलफिल कर देगा। तो क्या करेगा, फॉर शॉर्ट पीरियड, कि हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे, ठीक है। और आरबीआई इस शॉर्ट पीरियड के लिए जो पैसा देता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है, कौन, बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है, तो और अपनी सिक्योरिटी जो रख रहा, मतलब बैंक ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी रखी, आरबीआई ने क्या दिया, मनी। कुछ समय बाद ये बैंक को ये सिक्योरिटी रीपरचेस करनी पड़ेगी और आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा। मीन जो रेपो रेट का एग्रीमेंट होता है वहां क्या होता है, रीपरचेस, रीपरचेस ऑफ सिक्योरिटी कंपलसरी होता है, कि विथ इन द पीरियड जो आरबीआई ने बोला है उस पीरियड के विथ इन बैंक क्या करेंगे, उन सिक्योरिटी को जो बैंकों ने आरबीआई के पास रखी थी एज ए कोलेट्रल, उनको वापस खरीद लेगा और जो भी पैसा दिया था विद इंटरेस्ट वापस करेगा। इसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, 5.5% के लगभग रेपो रेट चल रहा है, ठीक है। तो रेपो रेट में क्या होता है,
मतलब जो सिक्योरिटी होती है वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं? बैंक आरबीआई को, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की नीड थी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर बाद में ये जो मतलब बैंक हैं वो ये सिक्योरिटी आरबीआई से क्या करेंगे? वापस ले लेंगे, और जो मनी विथ इंटरेस्ट क्या करेंगे? आरबीआई को जो मनी ली थी शॉर्ट पीरियड के लिए वो वापस कर देंगे। याद रखना, आरबीआई सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही बैंकों को मनी देता है, लॉन्ग पीरियड के लिए आरबीआई कभी बैंकों को मनी नहीं देता है। ठीक है। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। ये उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा है, उल्टा है। इसमें क्या होता है कि मान लो इस बार बैंक के पास एक्स्ट्रा एनडीटीएल है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। तो अब बैंक की पहली कोशिश क्या रहेगी कि इस एनडीटीएल को कहीं ऐसी जगह भेजो कि इससे क्या जनरेट हो? इंटरेस्ट। लेकिन इस एनडीटीएल को, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट को, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मींस बैंक इज नॉट एबल टू फाइंड एनी कस्टमर फॉर इट्स एनडीटीएल, रिमेनिंग एनडीटीएल। तो अब बैंक किसके पास जाएंगे? माई बाप। कौन? आरबीआई कि सर बेस्ट पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, आप ले लो। तो आरबीआई क्या करेगा? अपनी कुछ सिक्योरिटी इसके पास रख देगा और इनसे पैसे ले लेगा। जब बैंक को नीड होगी तो बैंक इसकी सिक्योरिटी क्या करेंगे? वापस कर देंगे, और आरबीआई ने जो पैसा रखा था वो वापस दे देंगे। और यहाँ आरबीआई कुछ इन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, क्योंकि बैंक अगर इंटरेस्ट पेमेंट आरबीआई ना करे तो बैंक अपने पास ना रखे रहे। ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा? कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किसे देगा? बैंकों को देगा। ठीक है। और बैंक क्या करेंगे? आरबीआई की सिक्योरिटी वापस कर देंगे। तो ये दो टूल होते हैं। अब देखो यहां, ठीक है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब लिक्विडिटी को क्या किया जा रहा है? एडजस्ट करने की ये क्या है? फैसिलिटी है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स अगर आप लिक्विडिटी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो LAF फैसिलिटी विल हेल्प यू। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2000 में। किसको मैनेज करने के लिए होता? डे टू डे लिक्विडिटी को। इट इज़ टू मेंटेन शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी इन द मनी मार्केट। टूल क्या है? अगर बैंकों के पास पैसे की कमी है तो रेपो रेट से ले जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो क्या करेंगे? रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई के पास जमा कर देंगे। रेपो रेट बैंकों को मजबूरी थी, तो इसलिए बैंक क्या करेंगे? रेपो रेट पर लेंगे। तो रेपो रेट हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। बैंकों की मजबूरी थी कि बैंकों को पैसे की ज़रूरत थी क्रेडिट एक्टिविटी के लिए, तो इसलिए तो वो आरबीआई के पास गए थे। तो आरबीआई इन्होंने किस पे लोन दिया था? रेपो रेट पर। तो अभी कितना चल रहा है रेपो रेट? 5.5%। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई की थोड़ी मजबूरी थी, आरबीआई के पास तो पैसे ही पैसा है। ठीक है। तो कितना? ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होगा? रेपो रेट से कम होगा। ठीक है। एक तो आ गया लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, अगर कभी लिक्विडिटी में मिसमैच हो जाए तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं? कर सकते हैं, लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
मतलब अब जैसे अपन ने पहले में पढ़ा है कि LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बैंक को क्या देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी, अगर वो पैसा उठा रहा है RBI से। अब मान लो RBI इसके बैंक के पास ये सिक्योरिटी नहीं है, बैंक डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अदर देन SLR। मतलब अगर बैंक सिक्योरिटी अब रखेगा किसी भी, मतलब एज ए कोलेट्रल, तो उसे SLR में जो 18% सिक्योरिटी उसने अपने पास रखा है पैसा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और बॉन्ड, वो ही उसे RBI को देने पड़ेगी कोलेट्रल के फॉर्म में, ठीक है। नहीं तो बैंक के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी कंडीशन देखो कि एक तो उसके पास खुद का डिपॉजिट नहीं है, दूसरा LAF में LAF में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है। अब वो कोई भी सिक्योरिटी अगर रखेगा तो किस कोटा में से रखेगा, SLR कोटा में, जो क्या है एक कंपल्सन है कि 18% होना चाहिए। मतलब अब वो क्या करेगा, एक स्पेशल परमिशन मांगेगा, किससे, माई बाप से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें सीधा समझो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक क्या है, इमरजेंसी विंडो है। क्या है, इमरजेंसी विंडो है। किसको बचाने के लिए, बैंक को सेव करने के लिए, ठीक है। तो अब MFF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या करेगा, जो बैंक होगा वो अपनी SLR की जो सिक्योरिटी है उसका 1% पॉइंट क्या कर सकता है, RBI के पास रख के पैसा लोन पर ले सकता है। अब खुद सोचो कि जो वो 1% रखा है वो एक लाइबिलिटी का रख रहा है, मतलब उसे ये 18% तो मेंटेन करनी है, लेकिन उसका 1% रख रहा है, तो इस पर RBI कुछ पीनल चार्जेस लेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन की विंडो है और आपकी गलती है कि आपने कोई अपने पास सिक्योरिटी नहीं रखी, इसलिए RBI क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। तो अभी जैसे रेपो रेट कितने का है, 5.5 का है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितने की होगी, 5.75। तो हमेशा इससे रेपो रेट से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसे पढ़ते हैं, इमरजेंसी विंडो है ये, ठीक है। टू गिवन टू बैंक व्हेन दे डू नॉट पजेस इनफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब उनके पास इनफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बचती किस में पार्टिसिपेट करने के लिए, LAF में। जब वो क्या करते हैं, अपनी SLR कमिटमेंट को रिड्यूस करते हैं, वो कितना कर सकते हैं, 1% पॉइंट, ठीक है। और अब वो अपनी SLR कमिटमेंट का क्या कर रहे हैं, वायलेशन, तो RBI क्या करेगा, पीनल चार्जेस लगाएगा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, MSF रेट बोलते हैं, ठीक है। और MSF हमेशा क्या होगा, हायर देन रेपो रेट। क्या होगा, हायर देन रेपो रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट RBI यूज्ड टू गिव फॉर लॉन्ग टर्म। क्या करते थे, बैंक RBI से लॉन्ग टर्म में लोन ले लेते थे और अपनी खुद की हेल्थ पर ध्यान नहीं देते थे, तो RBI ने अब लॉन्ग टर्म पर लोन देना बंद कर दिया, ठीक है। तो प्रेजेंटली RBI डू नॉट लेंड बैंक फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, देयरफॉर बैंक रेट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट। इसलिए बैंक रेट का कोई भी रेलेवेंस नहीं बचा है, ठीक है। RBI इसलिए शॉर्ट टर्म पर लोन देता है अंडर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि बैंक अपनी हेल्थ पर ध्यान दें,
ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान दें कि उन्हें अब क्या करना है, पैसे को सही जगह यूज करें और सही जगह से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने क्या किया, लॉन्ग टर्म में लोन देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाती है कि इस बार हम रेपो रेट इतना रखेंगे, जैसे मान लो रेपो रेट इस बार बढ़ा दिया तो मनी की सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आरबीआई ने अभी मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट 10% कर दिया। अब बैंक जब आरबीआई से लोन लेने जाएंगे तो उन्हें कितना आरबीआई को लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% का। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सॉरी तो रेपो रेट कितना हो गया, 10%। तो अब इन्हें ज्यादा लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, लोन भी क्या कर देंगे, महंगे कर देंगे। ठीक है, तो इस और लोन महंगे होंगे तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग कम, जब लोन महंगे हो गए तो लोग क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। ठीक है, अब एक और सिचुएशन देखते, मान लो अभी 6% चल रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहते हैं तो रेपो रेट कितना हो गया, 3%। बैंक क्या करते हैं, यहां तो बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहां कम नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो क्या बोलते कि इतना तो हमारा वो चार्जेस है। ठीक है, तो कई बार क्या होता कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट, क्या होती है, आरबीआई क्या करना चाहती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाना चाहती है, लेकिन वो क्या होती है, फेल हो जाती है, उतनी इफेक्टिव नहीं होती। मॉनेटरी पॉलिसी क्या नहीं होती, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ग्राउंड पर इम्पैक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि बैंक जितने रेशियो में रेपो रेट किसने घटाया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने घटाया है, उतने रेशियो में बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं घटाते हैं, कभी भी उतने कम नहीं करते हैं। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कैसी हो जाती है, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, अब देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नहीं इफेक्टिव है। लार्ज इन्फॉर्मर ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही कम है जो ऑर्गेनाइज है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, 90%। ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूज पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसा है, आउटसाइड फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल मेनली किसे इम्पैक्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को, क्योंकि वही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। और आरबीआई के पास सबका डाटा रहेगा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड आरबीआई के पास सबका डाटा रहेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, लैक ऑफ डेटा और एक फॉर्मल इकोनॉमी से क्या नहीं होते, जुड़े नहीं रहते। तो अब आप खुद देखो, जब 90% लोगों को ये लाभ नहीं मिलेगा तो क्या वो पॉलिसी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी। ठीक है, सेकंड, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, हाँ, हमारी इकोनॉमी में क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है कि हमारी एग्रीकल्चर जो जीडीपी का 18% वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है, वो किस पर डिपेंड है, मॉनसून। किस पर है, क्रेडिट पर डिपेंड नहीं है। अगर क्रेडिट खूब दे दिया जाए और मॉनसून खराब आ जाए, मतलब जैसे इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो हो सकता है कि कई किसानों की फसल क्या हो गई हो, नुकसान हो।
तो मॉनसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होने के कारण क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, आप बाहर से कितना भी कर लो, जब स्ट्रक्चर ही खराब है तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, तो एक ज़्यादातर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने क्या देखा कि हम आज भी किस पर डिपेंड है, मॉनसून पर, मेजर पोर्शन, नियरली हाफ। ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी क्या फेस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक। इवन सर्विस सेक्टर ही फीलिंग द सेम शॉर्टेज। ठीक है। तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, आप कितना भी कैश दे दो, कितना भी पैसा दे दो, वो किसी यूजफुल उसमें इन्वेस्ट नहीं होगा, यूजफुल असेट में इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, और जितना इम्पैक्ट चाहते हैं उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। ब्लैक मनी है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से है पैरेलल इकोनॉमी ट्रांजैक्शन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन। आरबीआई कितना भी मनी निकाल रहे इकोनॉमी से, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ब्लैक मनी है कि जो आरबीआई मनी निकालता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रिविलेंस ऑफ ब्लैक मनी के कारण आरबीआई कितना भी पैसा निकाल ले, जैसे आपकी एक जेब में बहुत सारा ब्लैक मनी डला है, अनअकाउंटेड मनी डला है आपके जेब में, तो दूसरी जेब से कोई कितना भी पैसा निकाल ले, आपकी एक जेब हमेशा फुल रहेगी, आपको जितने भी खर्चे करोगे उस जेब से करो। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होने की वजह से जो आरबीआई की क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है ना। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, चेंज इन द रेपो and रेपो रेट डू नॉट इमीडिएटली ट्रांसलेट इनटू द चेंजेस इन द रेट ऑफ द कॉमर्शियल बैंकिंग, कि इनका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने अभी पहले बताया था कि बैंक ने कुछ ऐसे रूल्स बना के रखे हैं जिससे धीरे धीरे आरबीआई इम्प्रूव कर रहा है, कि वो बोलते हैं कि हमारे बेसिक चार्ज है, हम इससे कम नहीं कर सकते। तो आरबीआई जब अपने रेपो रेट कम करता है तो फिर भी बैंक इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेते, और जो इम्पैक्ट इमीडिएटली होना चाहिए वो इम्पैक्ट इकोनॉमी को इमीडिएटली नहीं मिलता है पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फिस्कल डोमिनेंस, हाई फिस्कल डेफिसिट लीड टू हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ही बहुत सारी बोरोइंग ले लेती है मार्केट से, तो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट होती है उसकी कमी हो जाती है ना। मतलब गवर्नमेंट एक मेजर बोरोवर है, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए मनी अवेलेबल होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर को मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। गवर्नमेंट ही पूरा पैसा ले जाती है, अब गवर्नमेंट से क्या करो। ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए वो फिर बचता नहीं है। हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही है सिचुएशन, है ना, कि बैंकों के बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गया था, मतलब बैंकों का बहुत सा पैसा डूब गया था, मतलब जिन लोगों ने लोन लिया था वो क्या कर रहे थे, वापस नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो आरबीआई यहाँ अगर रेट कट भी करता है तो बैंक फिर भी क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं कम ब्याज की दरों पर पैसा देने के लिए। इन द लोअर इंटरेस्ट रेट बैंक आर हेजिटेट टू लैंड इवन इफ आरबीआई कट इट्स रेट, क्योंकि वो पहले से घाटे में चल रहे हैं। अब लोअर इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाएगा। और किस कंडीशन में कम हो जाएगा, जब वो ऑलरेडी एनपीए की प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, एनपीए की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर उनकी बैलेंस शीट कैसी, स्ट्रेसफुल है। ठीक है। मतलब बैलेंस शीट कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं शो कर रही है, एकदम क्या हो रहा है, माइनस 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 के, ये भी खा के चला गया, ये भी खा के चला गया, ये भी खा के चला गया, ये भी खा के चला गया।
नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इंडिया, इन्फ्लेशन इज ऑफन सप्लाई साइडेड। मतलब इंडिया में ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन आप देखना, आप कभी भी देखोगे, सबसे पहले किसका प्राइस बढ़ेगा, फूड का या फिर फ्यूल का। ये दोनों मेजर फैक्टर हैं जो इंडिया में इन्फ्लेशन के रेट को गवर्न करते हैं, है ना। जैसे कोविड के बाद जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ली थी, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्राइस बढ़ा था, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन, है ना। अब इन्फ्लेशन 6-7% या 8% चल रहा, अब भले ही रेपो रेट आप 5.53 करे रहो, है ना, 5.50 करे रहो, क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी 6% है, तो बैंक इससे कम तो देने वाले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मनी की वैल्यू घट रही है बैंक की। तो इन्फ्लेशन के प्रेशर की वजह से क्या होता, बैंक जो रेपो रेट में रिडक्शन हुआ है उस रेट पर लोन देने से या क्रेडिट देने से में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। आप देखना, अगर इन दो में कंट्रोल कर लिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता, नहीं तो नहीं होता। ये दोनों फूड और फ्यूल कॉन्स्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ सीपीआई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादातर इन्हीं दोनों की वजह से बढ़ता है। टाइम लैग इन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स, आज मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी क्या की, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज कोई डिक्लेरेशन की कि अब रेपो रेट इतना होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या हो जाते हैं, मंथ निकल जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में वैसे भी हर डिपार्टमेंट में स्लो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रियल रिजल्ट देखने में, और जब तक सिचुएशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, क्रेडिट रेशनिंग एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब अगर आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कम भी किए, तो फिर भी इन्हें क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो देना ही है, कितना, 40%, इतना तो इन्हें देना ही है, जिसकी वजह से भले ही उन्हें नीड हो नहीं हो, उनके पास रखा रहे, लेकिन उन्हें इतना तो देना पड़ता है, ठीक है। तो आरबीआई मैंडेट सर्टेन लैंडिंग टारगेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर किसके लिए होती है, एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमई के लिए, वीकर सेक्शन के लिए। मतलब टोटल जितना लोन दे रहे हैं बैंक, उसका 40% क्या देना पड़ेगा इन्हें, प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, जिसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, जिसमें एमएसएमई आता है, जिसमें वीकर सेक्शंस आते हैं। जिससे क्या होता है, अब देखो, आपने 78% बचा, 22% पहले रखवा लिया, कितना बचा, 78% बचा, और 78% का भी आप क्या बोल रहे हो कि इसका भी 40% किसके लिए छोड़ दो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। तो बैंकों के पास खुद की क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, चलो एक में घाटा लग रहा है, दूसरे में कवर कर लेगी, क्योंकि उनके पास इतना अब क्या नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, इतना क्रेडिट नहीं बचा, क्योंकि इन कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो अगर वो कभी चाहें भी कि चलो दे देते हैं तुरंत, तो वो कर नहीं पाते, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब वो पॉइंट हैं जो बताते हैं कि प्रायोरिटी की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस से क्यों जूझ रही है, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस हमें रियलाइज क्यों नहीं होती, जितना बोला गया था, जितना बोला जाता है, उतनी इफेक्टिवनेस ऑन ग्राउंड क्यों नहीं दिखती है। और ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।